हिंदू समाज को जातियों में बांटो, जहाँ ज़रूरत पड़े ये ब्राह्मण ब्राह्मण, गोसाई गोसाई, ठाकुर ठाकुर या दलित पिछड़े की बात करना, जबकि असल मायने में ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के हितैषी हैं। 2002 से और 2010 के बीच में कम से कम 8-10 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। अभी आज ये गोस्वामी समाज के बड़े हितैषी बने घूम रहे हैं। इनसे ज़रा एक सवाल आप करिएगा कि जो पर्चा भरवाने गए थे उस टाइम पे ये पंकज गोस्वामी का, वो क्या गोस्वामी नहीं थे? और उनके साथ क्या अर्जुन बाबा नहीं थे उस टाइम पे? भवानी भीख शुक्ला और उनके लड़कों ने दौड़ा दौड़ा के इनको दुबे जी को भी मारा। भवानी भीख शुक्ला और आप एक ही पार्टी में हैं? वो मानते होंगे कि पार्टी में है, कुछ चुनिंदा लोग और मानते होंगे पार्टी में। मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी में 2022 के चुनाव में भी नहीं थे। दूसरा, आपने बोला कि हल्दरमऊ ब्लॉक प्रमुखी में मैंने दावेदारी इसलिए करी क्योंकि मैं मुसलमान ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने देना चाहता। बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता, और जब तक मेरे बाजुओं में दम है तब तक, जब तक मोनू सिंह हैं तब तक हल्दरमऊ ब्लॉक से कोई हिंदू ही ब्लॉक प्रमुख होगा। सरकारी योजनाओं के लाभ जितना मुसलमान समुदाय को मिलता है, मुस्लिम समुदाय को मिलता है, उतना हिंदुओं को नहीं मिलता। बावजूद इसके जब वोट पड़ना होता है तो इनके हाथ कांपने लगते हैं कमल फूल का बटन दबाने पे। बट ये तो गड़बड़ बात हो गई ना कि जैसे आज आपकी सत्ता है तो आज आप ऐसे बोल रहे हैं, कल को समाजवादी पार्टी की सत्ता आ गई तो वो ये कहेंगे कि मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें जिताया है। तो ये तो कानूनी रूप से गलत हो गया, डेमोक्रेसी के हिसाब से गलत। मैं कानून बनाने बिगाड़ने वालों में से हूँ नहीं। विधानसभा चुनाव आएंगे तो क्या मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, बल्कि मैं तो मंच से हम दावे से कहता हूँ, मैं मंच से कहता हूँ कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। 50,000 रुपये बावन सिंह जी वसूलते थे बालू खनन के। कब? पंडित सिंह जी के टाइम पे। पंडित सिंह जी के टाइम पे बावन सिंह जी वसूलते थे। बोल कौन रहा है पहले तो ये देखिए, जो 2000 डेली खुद फिक्स किए हुए बैठे हुए थे। भवानी भीख शुक्ला भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के, बैजनाथ दुबे जी भी हैं। अगर किसी कारणवश भवानी भीख शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी भवानी भीख शुक्ला को कभी इस जीवन में प्रत्याशी नहीं बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट में आज हम चर्चा करेंगे हल्दरमऊ ब्लॉक के भाजपा नेता वैभव सिंह मोनू से। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर दोबारा अवसर देने के लिए। वैभव, बड़ी जल्दी चर्चा शुरू करूंगा। एक ज्वलंत मुद्दा इस समय कटरा बाजार विधानसभा में है। आप भाजपा नेता होने के साथ में वर्तमान विधायक कटरा बाजार बावन सिंह जी के सुपुत्र हैं और उनका काफ़ी काम धाम देखते हैं क्षेत्र में, भाजपा की गतिविधियां, राजनीतिक पिताजी की गतिविधियां देखते हैं, ब्लॉक की गतिविधियां देखते हैं। अर्जुन बाबा का एक मामला है, एक व्यक्ति हैं अर्जुन बाबा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं आपके। उनको जो है ज़िला बदर की कार्रवाई की गई। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, ये जो कार्रवाई की गई है ये पक्षपातपूर्ण है और ये विधायक के कहने पर, आपके कहने पर इस कार्रवाई को किया गया है। उनके ऊपर कोई बहुत मेजर मुकदमे नहीं थे, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रदर्शन किया। ये कार्रवाई क्यों की गई प्रशासन के द्वारा या आपके द्वारा क्यों करवाई गई? कार्रवाई क्यों की गई इसकी तो जानकारी आपको प्रशासन से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई में हमारा क्या रोल है ये मुझे खुद भी नहीं मालूम है। आपका कोई मतलब नहीं है? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। प्रशासनिक कार्रवाई में हमारा क्या रोल होगा आप खुद बताएं। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा प्रदर्शन करने की, तो वो अनावश्यक मुद्दों पे प्रदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई काम नहीं बचा है, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उन पे उनको कोई लाइमलाइट, कोई चर्चा मिलती नहीं है, तो ये फिजूल के मामलों पे वो तूल दे के वो उस पर चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं। अब अर्जुन बाबा की बात कर लें, वो एक गोस्वामी समाज से आते हैं। वो समाज हमारे लिए बहुत ही पूजनीय और बहुत ही ज़्यादा, हमारा पूरा परिवार उनका इस समाज की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है, और इस समाज का 90% सहयोग और समर्थन हमको हमेशा से प्राप्त होता आया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अर्जुन बाबा मेरे चिर प्रतिद्वंदी और धुर विरोधी होने के बावजूद भी मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि आप खुद अर्जुन बाबा से भी पूछेंगे तो कभी भी अगर कभी उनसे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे दुआ पहले की ज़रूर की होगी। और
हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है। मतलब व्यक्तिगत आपका कोई इनसे वैमनस्य ना नहीं है? कभी कोई ऐसा है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे पिताजी और बाबा भी जब विधायक थे तो हम लोगों को ये कभी ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं कि कभी द्वेष भावना से राजनीति में हमको कोई भी काम करना चाहिए। और आरोप, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप कौन लगा रहा है? ऐसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि जो अपना विधायक रहते हुए और शासन सत्ता में रहते हुए जितना ज़्यादा प्रताड़ित वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर सकते थे, उसकी सीमा तोड़ के वो प्रताड़ित करते थे। और ठेठ लैंग्वेज, किसकी चर्चा कर रहे हैं? मैं बैजनाथ दुबे जी की बात कर रहा हूँ। ओके। जब ये सत्ता में थे और जब ये विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उनको प्रताड़ित करने में। और ये कहते थे कि उजार के तब दम लेबे, इन्हें रहाय न देवे, कहे कि ये बावन सिंह के साथे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथे रहते हैं। तो वो इस लेवल पे जो ओछी और तुच्छ मानसिकता की राजनीति ये बैजनाथ दुबे जी करते होंगे, माननीय विधायक जी बावन सिंह जी, और हम लोग या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं करता है। बदले की कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ना कभी की है, ना करते हैं, ना आगे कभी करेंगे। बदले की भावना से काम करते होते तो ये 5-5 बार और 8-8 बार जनता का आशीर्वाद हमको और या मेरे परिवार को कभी नहीं मिलता। अभी मैंने एक स्टेटमेंट आपका सुना, आपने कहा कि गोस्वामी समाज का हम सम्मान करते हैं। बात हुई एक ऐसे व्यक्ति की जिसको जिला बदर कर दिया गया है, वो गोस्वामी समाज से बिलोंग करता है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि गोस्वामी समाज का मतलब एक व्यक्ति जो जिला बदर हुआ उससे उसके पूरे समाज को जोड़ दिया जा रहा है। आपने भी पूरे समाज को जोड़ दिया कि मैं पूरा गोस्वामी समाज हमारे साथ में है। किसी एक व्यक्ति की क्रिमिनल है या नहीं ये तो खैर जांच बताएगी। जी बिल्कुल। अगर होगा तो वो पुलिस की कार्रवाई में होगा, नहीं होगा तो पुलिस की कार्रवाई में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति को उसकी जात से जोड़ दिया जाता है कि पीड़ित है तो एक फलाने पूरे समाज का उत्पीड़न हो रहा है। अगर किसी समाज की संख्या बल नहीं है आपकी विधानसभा में या किसी क्षेत्र में, सो मतलब कि वो व्यक्ति पीड़ित हो सकता है या उसका दर्द कम है या समाज के वोटर्स के हिसाब से दर्द ज़्यादा कम होता है जी। इस पर आपकी क्या राय है? मैं एक बात बताता हूँ, ये समाजवादी पार्टी और इसके जो ये तथाकथित नेता हैं, और मैं नाम लेके कहूँगा क्योंकि आए दिन मैं इधर बहुत कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि वो नाम ले लेके ज़बरदस्ती के आरोप बैजनाथ दुबे जी, पापा पे और हम पे लगाते हैं। असल में थोड़ा सा मानसिक संतुलन वाली भी मैं उसमें बात कहूँगा कि उनका थोड़ा सा हिला हुआ है। मैं अभी उसको यहीं पे क्लियर करूँगा इस इंटरव्यू के दौरान कि वो कैसे मानसिक संतुलन थोड़ा सा अपना खो बैठे हैं। जी। रही बात एक जाति विशेष से जोड़ देने की हर चीज़ को, तो ये समाजवादी पार्टी का और इनके नेताओं का बहुत पुराना चाल चरित्र है। ये अंग्रेज़ों के फंडे को फॉलो करते हैं, डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू समाज को जातियों में बांटो, जहाँ ज़रूरत पड़े ये ब्राह्मण ब्राह्मण, गोसाई गोसाई, ठाकुर ठाकुर या दलित पिछड़े की बात करना, जबकि असल मायने में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के हितैषी हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। ये सिर्फ मुसलमानों के हितैषी हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और हिंदू समाज को बिखेर के उनमें आपसी फूट डाल के ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो कि इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। और उसी की बौखलाहट है कि आए दिन ये अलग अलग जातियों के लेकर ये भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय विधायक जी पे या हम सब पे आरोप लगाते रहते हैं। आप कह रहे थे कि मैं बाद में आऊँगा बैजनाथ दुबे की किसी बात पे आप बता रहे थे। जी जी। अभी हाल फिलहाल इनका एक इंटरव्यू मैंने सुना जी। उसमें ये महाशय बता रहे थे कि 2012 में बावन सिंह जब चुनाव हार गए थे जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2012 में सरकार समाजवादी पार्टी की ज़रूर बनी थी, लेकिन गोंडा बलरामपुर पूरा मिला के अगर समाजवादी पार्टी एक सीट कहीं हारी थी तो वो कटरा विधानसभा में हारी थी। और बावन सिंह जी 2012 में तीसरी बार विधायक चुने गए थे। और ये जो महाशय आरोप लगा रहे थे और बता रहे थे कि 12 में हम चुनाव हारे, ये तीसरे नंबर पे थे, ये दूसरे नंबर पर भी नहीं थे। तो उसी वजह से मैंने कहा कि इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है कि इनको आंकड़े और दिन तारीख भी नहीं याद रहती है कि कब कौन विधायक था, कौन विधायक नहीं था। खैर वो तो मतलब हो सकता है कि उनसे चूक हो गई हो, लेकिन चूक नहीं हो गई, बाद में उसको उन्होंने करेक्ट भी नहीं किया। अच्छा। कहीं पे से भी ना उनके कोई स्टेटमेंट में उस चीज़ को उन्होंने रेक्टिफाई किया, ना कहीं कोई सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को बोला। तो वो अपने दिमाग में अभी भी पुख्ता हैं कि 2012 में हम माननीय विधायक जी चुनाव हारे थे और ये चुनाव जीते थे। ये इसी वजह से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा
कि ये खिसियाहट और छटपटाहट है कि अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। खिसियाहट छटपटाहट किस बात की? असल में लगातार 3 चुनाव वो हार चुके हैं। अब उनका सारा फोकस है कि किसी तरह समाजवादी पार्टी का आला कमान इनको देखता रहे और ये चर्चा में बने रहें, जिससे उनको ये लगे कि नहीं भाई कटरा बाजार में तो बैजनाथ दुबे अभी भी एक मजबूत स्तंभ समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं। और ये उन्हीं को मैसेज देने के लिए आए दिन ज़बरदस्ती के मुद्दे, ज़बरदस्ती की बातें चैनल के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं कि मतलब तथ्य विहीन बातें जितनी भी होती हैं सब इनसे करवा लीजिए। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, हम लोग छोटे थे तो गांव पे एक कहावत होती थी कि झुट्ठन के कहूँ गांव नहीं बसता है। तो बैजनाथ दुबे जी का भी कहीं गांव नहीं बसता है, इतना बड़ा झुट्ठा है ये जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बात उन्होंने मेरे इंटरव्यू में करी थी, बैजनाथ दुबे जी ने आरोप लगाया था कि आप लोग ब्राह्मणों के हितैषी नहीं हैं। उसका इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि वो बामन सिंह जी मुझे जब मिलते हैं तो हमारी पैलगी में नहीं लेते हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, बावन सिंह जी पैलगी कैसे लेंगे? बावन सिंह जी तो खुद पैलगी करेंगे। जी जी, वही क्योंकि वो करेंगे। दुबे जी खुद ब्राह्मण हैं। जी जी। तो हम उनको लेकिन जब कोई, मैं आपको बताता हूँ इस पे, थोड़ा सा समय आप देंगे तो मैं विस्तृत रूप से इस पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। बाबा जब मेरे राजनीति में थे और पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, सन 69 में जनसंघ हुआ करता था, वो पहली बार जनसंघ से विधायक हुए। उसके बाद उनके सामने जितने भी राइवलरीज रहीं, चाहे वो आदरणीय मुरलीधर द्विवेदी जी मुनीम जी रहे हों, चाहे आदरणीय दीपनारायण पांडे जी रहे हों, चाहे रामदेव मिश्रा जी बंजरिया रहे हों, तो ऐसे सारे हमारे अपोनेंट हमेशा से ब्राह्मण ही थे जी। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि चाहे आप मुनीम जी के घर चले जाएंगे, चाहे आप दीपनारायण पांडे जी के घर चले जाएंगे, चाहे रामदेव मिश्रा जी बंजरिया के घर चले जाएंगे, हर कोई ये कहेगा कि कहीं पे भी कभी भी अगर ये लोग चाहे बाबा को मिलते रहे हों, चाहे पापा को मिलते रहे हों, और या मुझे भी कहीं आज भी उनके परिवार के लोग मिलते हैं, तो हम लोग झुक के पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे, तब भी, आज भी और आगे भी लेते रहेंगे। स्थितियां कब बदली थोड़ी सी, और पूरे समाज के लिए नहीं बदली। ये लोग भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनसे ज़्यादा बार के विधायक रह चुके हैं, इनसे ज़्यादा सम्मानित परिवार के लोग थे ये। लेकिन 2002 में जब बैजनाथ दुबे जी कटरा बाजार की राजनीति में आते हैं तो स्थितियां बहुत ही एकदम से परिवर्तित हो गई। ये इंसान सिर्फ बदले की भावना से राजनीति करते आए, ये ब्राह्मणों के बड़े हितैषी बनते हैं। उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002 से और 2010 के बीच में कम से कम 8-10 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, जिसमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता और समर्थक थे। और शुरुआत होती है अर्जुन पाठक जी से, कटरा में दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है। और जिस वर्ग विशेष ने, जिन मुसलमानों ने उनकी हत्या की, उसका पूरा समर्थन बैजनाथ दुबे जी ने उस टाइम पे किया। रणविजय तिवारी जी, जिन मैं छोटा था, हम लोगों को गोद में खिलाते थे, हम लोग उनको रणविजय चाचा कहते थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या करवा दी गई पतिसा में। उसमें भी जिन लोगों ने हत्या करवाई उनको पूरा समर्थन, पूरा सहयोग बैजनाथ दुबे जी का रहा। ऐसे ही पारसनाथ मिश्रा जी, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई और उसमें आरोपित हुए जो लोग, और फिर उन्हीं को क्रॉस में आए, जिनके कंधे पे पैर रख के, रामदेव मिश्रा जी बंजरिया के कंधे पे पैर रख के विधानसभा के दरवाजे तक पहुँचे, ये उनके भी सगे नहीं हुए। ये किस मुंह से बोलते हैं, बोलने को तरसते हैं। ये माननीय विधायक जी पे आरोप लगाते हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। इस इंसान ने, इन्होंने खुद, रामदेव मिश्रा जी की हत्या हुई उसमें भी इनका नाम प्रकाश में आया। और ये जो आज पंडित सिंह जी के बड़े हितैषी बने हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर उस टाइम पे पंडित सिंह जी मंत्री नहीं होते और सपा की सरकार नहीं होती तो बैजनाथ दुबे उस घटनाक्रम में खुद जेल में होते। जो शूटर पकड़े गए थे अम्बेडकर नगर में, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी नाम प्रकाश में आया था। वो तो पंडित सिंह जी का धन्यवाद करें कि इन्होंने उनको बचाने का काम किया, और ये आज दूसरों पे अनर्गल आरोप लगाते फिरते हैं। तो ये गंभीर क्राइम है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये विधायक रहते इन्होंने ये सारी चीज़ें की, और इसी का परिणाम है कि अब इनका खाता नहीं खुल रहा है कटरा बाजार में, और कटरा की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है, और अब इनकी दाल कटरा बाजार में कभी गलने वाली नहीं है। तो क्या यही कारण है कि तमाम जो विधायक थे ब्राह्मण समाज के, आप उनका सम्मान आज भी करते हैं? आज भी करते हैं, हमेशा करेंगे। लेकिन इनसे जो दूरी है, दूरी कैसे नहीं होगी आप बताएं? जब
किसी इंसान के मन में इतना द्वेष, इतना ज़्यादा कपट भरा हुआ हो और वो किसी को मतलब उनका बस चले तो वो हमारे ऊपर भी आदमी शूटर लगवा दें। वो तो मेरे पास जानकारी है इस चीज़ की, अब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। हमारे ज़िले के बहुत बड़े सम्मान नेता, एक बड़े नेता हैं, उनको भी इस चीज़ की जानकारी है, कई और लोगों को भी जानकारी है कि उन्होंने पापा तक के पीछे आदमी लगाने का प्रयास किया था, इनका बस नहीं चला। तो ये बात ना करें, इनसे ज़्यादा छोटी मानसिकता और गंदी राजनीति करने वाला इस गोंडा जिले में कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं दावे से कहता हूं कि आगे भी नहीं होगा कोई। आपके ऊपर ये जो लगाते हैं कि आपने वैसे तो बताया कि जितने भी गणमान्य लोग हैं आपसे उनके संबंध मधुर हैं, आरोप लगाए जाते हैं विधायक जी के ऊपर और आपके ऊपर, आप ब्राह्मण समाज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। ब्राह्मण समाज के हम इतने खिलाफ रहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमको अपने सराखों पर बैठाता है। हम इतना ज़्यादा ब्राह्मण समाज का विरोध करते हैं कि ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से हमारे लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है खड़ा मिलता है। वो लोग कहते यही हैं कि ब्राह्मण समाज आपको चुनता है, उसके बावजूद आप उनको परेशान करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ही बताइए, अगर मैं आपको परेशान करूंगा, प्रताड़ित करूंगा, तो आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे साथ खड़े होंगे? अगर आप बार बार मेरे साथ मेरे समर्थन में खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए अपना तन मन धन सब लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। तभी तो बार बार मैं आपसे खुद एक सवाल करना चाहूँगा कि मैं आपका विरोध करूँ, मैं आपको प्रताड़ित करूँ, तो क्या आप या आपका समाज या आपका परिवार मेरी मदद करेगा दोबारा? एक बार से दोबारा नहीं करेगा। एक बार मुझे माफ़ कर देगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा कि अगर मैंने कोई गलती की, लेकिन दोबारा फिर मैं अगर वही कृत्य करूँगा तो आप क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो ये आरोप निराधार हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। ब्राह्मण समाज के लिए जो हमसे बन पड़ता है, जो मेरे पूर्वजों से बन पड़ा, जो पापा से बन पड़ा, जो मुझसे बन पड़ा, हम करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हमेशा की तरह पिछले 60 वर्षों से जैसे मेरे परिवार को मिलता है वैसे पापा को और मुझे हमेशा मिलता रहेगा। नगर पंचायत के चुनाव होते हैं या और जैसे कि ज़िला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं, आपके यहाँ कितना प्रतिनिधित्व और आपके द्वारा कितना बढ़ाया जाता है विभिन्न समाज के लोगों को? इसका तो विशेष ध्यान रखा जाता है जी। अभी आप अगर देखें तो हमारी विधानसभा में संगठन की दृष्टि से 5 मंडल आते हैं। 5 मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ। पार्टी का भी निर्देश था, चूँकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी है और हमारे विधानसभा में ओबीसी की ही उतनी ही सहभागिता है, पिछड़ा वर्ग की। तो उसी कॉम्बिनेशन को लेकर पिछली बार हमारे यहाँ 3 ब्राह्मण मंडल अध्यक्ष थे और 2 हमारे ओबीसी पिछड़े वर्ग के थे। इस बार लमसम वही स्थिति रही और 2 ब्राह्मण हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और 3 हमारे पिछड़े समाज के मंडल अध्यक्ष हैं। तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें कहीं पे भी आपको, अगर हम अपने समाज के हितैषी है, इसके समाज, मेरे लिए समाज पूरा हिंदू है, कंप्लीट जो भी हिंदू है वो हमारे लिए मेरा समाज है। मैं उसको क्षत्रिय, ब्राह्मण या पिछड़ा, ओबीसी, एससी में नहीं गिनता हूँ। ये काम समाजवादी पार्टी के लोग करें, मेरे लिए हिंदू है उतना ही पर्याप्त है। और संगठन की दृष्टि से भी वही काम हुआ है और हम हर जगह उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं आऊँगा इस मुद्दे पे कि मेरे लिए पूरा समाज हिंदू है। मैं मुस्लिमों की स्थिति और मुस्लिमों के प्रति आपकी सोच जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और बात, ब्लॉक लेवल पर कितना प्रतिनिधित्व? कहा जाता है कि विधायक जी ने विधायक का पद उनके पास है, ब्लॉक कब्जा कर रखा है, हल्दर मऊ, अन्य सारे ब्लॉक ऐसे ऐसे विशिष्ट पद हैं जिसमें उन्होंने जनसंख्या बाहुल्य होने के बावजूद ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कटरा में कौन है ब्लॉक प्रमुख? एक ब्राह्मण ही। जी। और पिछले चुनाव जब हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम तक वो हमारे साथ ही थे। उनको स्थापित करने में पूरी विधानसभा जानती है। मैं 2021 की बात नहीं करता हूँ, मैं सन 2000 में आपको लेके चलूँगा। पहला चुनाव आदरणीय स्वर्गीय राजा राम मिश्रा जी को पापा ने लड़ाया था। भवानी बीक शुक्ला जो हैं वो उन्हीं के सगे बहनोई हैं। मिश्रा जी को चुनाव लड़ा गया, कैप्चर उन्होंने उनको कर लिया और बाद में वो आगे बढ़ते चले गए। पापा का पूरा समर्थन उनके साथ रहा। तो अगर ब्राह्मणों को नेतृत्व नहीं देना होता तो पहली बात तो वो काम नहीं होता। उनको ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कटरा बाज़ार में किसी भी गांव में जाके आप इस चीज़ का खुद से जाके आप इंटरव्यू ले लीजिए लोगों का, बात आपके सामने आ जाएगी। रही बात हल्दर मऊ की, 2005
2010 मसूद आलम खां जी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख थे, तब इनको कोई पीड़ा नहीं थी। 2015 आता है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें राजू ओझा जी का नाम सामने आया। वो मेरी पार्टी में नहीं थे उस टाइम पे, वो समाजवादी पार्टी के उस टाइम पे नेता हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ हैं। उनका नाम आया। मैं खुद भी उस टाइम पे चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का लड़ना चाहता था, उसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि मेरा ब्लॉक था, मेरे बाबा वहाँ से ब्लॉक प्रमुख थे, मेरी दादी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख थी, तो मेरा था कि जो चीज़ थी मेरी उस पर मुझे काम करना है और उसको अपने लोगों के लिए लड़के ले आना है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों का वर्चस्व कायम हो गया था उस ब्लॉक में। तब इनको दुबे जी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। 2015 में जो इनको बड़े हितैषी आज ब्राह्मण समाज के बन रहे हैं, ये गंगा जी में खड़े होकर कसम खा लें कि क्या इन्होंने बड़े स्वेच्छा और बड़े खुशी मन से राजू ओझा जी को ब्लॉक प्रमुख बनने दिया था। तब ये अपने घर वालों को पर्चा भरवा के 25-25, 30-30 बीडीसी लेके भगे हुए थे कि किसी तरह ये इनका या इनके परिवार का कोई सदस्य ब्लॉक प्रमुख बन जाए। मैं 50 लोगों की गवाही, 100 लोगों की गवाही दिलवा दूंगा जो उस टाइम पे इनके साथ थे, लेकिन आज की डेट में मेरे साथ हैं। तो ये खुद 1% ब्राह्मणों के हितैषी नहीं है, और जो ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, ये हम पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बहुत छोटी सी एक बात बताऊंगा, गन्ना के चेयरमैनी के चुनाव अभी हुए जी, पिछले साल, उसमें अगर सजातीय वाली बात होती तो मेरे परम सहयोगी हैं विक्की सिंह भगवरिया पूरे में तई के, वो गन्ना चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते थे। वो पिछले सपक सरकार में भी गन्ना के डायरेक्टर थे और इस बार भी थे, निर्विरोध थे, वो बनना चाहते थे। लेकिन ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व विधायक जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उस चीज़ में तो हम पापा ने उसमें पूरा अपना अंगद जैसा पैर जमा दिया वहाँ पे, और आदरणीय राम जी शुक्ला पंडित जी को चेयरमैन बनाया वहाँ से। और उसको कहते हैं कि कोई पद नहीं है, ये छोटे मोटे पद दे देते हैं, तो फिर इन्होंने क्यों अपने पिताजी को उसी पद पे आसीन कर दिया था? आप इनसे पूछिए कि इनके पिताजी को क्यों इन्होंने बना दिया था, किसी और ब्राह्मण को क्यों नहीं बना सकते थे? तो ये हम पे आरोप लगाएंगे, हमने तो दिया, जो हमसे बन पड़ा हमने दिया। हल्दर मऊ हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ये फिर से मसूद आलम खां जी को स्थापित करना चाहते थे। उस बार आप उठा के देख लीजिए, कैंडिडेट एक मुस्लिम ही था, यहाँ से कोई ब्राह्मण नहीं था। अगर मैं वहाँ पे नहीं आया होता बीच में, तो वो फिर से उन्हीं के हाथ में चला गया होता ब्लॉक। इसलिए मैंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव का बीड़ा अपने हाथ में लिया, और आज मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ वहाँ से, और आगे भी प्रयास करके हम हल्दर मऊ का प्रतिनिधित्व अपने हाथ में रखेंगे, जिससे कि विपक्ष उसका नाजायज़ फ़ायदा या गलत फ़ायदा ना उठा पाए। आपने कटरा बाज़ार ब्लॉक प्रमुख के बारे में बताया, भवानी बीक शुक्ला की एक ब्लॉक है जहाँ पे भवानी बीक शुक्ला जी ब्लॉक प्रमुख है। आपके और उनके दो पक्षों के बीच में पिछले दिनों झगड़ा हुआ था, वर्तमान में कैसे संबंध है? ठीक है, बातचीत होती है? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है, और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई बातचीत होगी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब इंसान का अहंकार सर चढ़ के बोलने लगे तो संबंधों में खटास आना स्वाभाविक है। ना हमारी उनसे पहले कभी कोई दुश्मनी थी, ना आज मेरी कोई दुश्मनी है। पॉलिटिकल राइवलरी है, तो उस चीज़ में उनका एक मकसद होता है सिर्फ कि किसी भी तरह ब्लॉक के ज़रिए धन उगाही की जाए, गलत सही करके कुछ भी, और हमारे कार्यकर्ताओं को पीड़ित करके वो भारतीय जनता पार्टी की ही चादर ओढ़ के और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पीड़ित करेंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे। ये आदरणीय विधायक जी के होते हुए, मेरे होते हुए संभव नहीं है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये दर्द इसी बात का उनको था क्योंकि वो ब्लॉक पे मनचाही उगाही करते थे अपने समय में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो आपके भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को और उसके एजेंडे को लेके चलना है। ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, और आप अगर उस चीज़ को नहीं समझोगे और अपने पुराने ढर्रे पे रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है हमसे पटरी नहीं होगी। मैं कदम कदम पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपने लोगों के लिए स्टैंड करूँगा। पापा भी स्टैंड करते हैं, और उनकी जो शिकायतें होती हैं उसकी जांच करवाई जाती है। उसी का दर्द उस दिन जाहिर हो गया। ब्लॉक में हमारा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम था नहीं, पार्टी द्वारा जीएसटी का एक कार्यक्रम लगाया हुआ था, उसमें आदरणीय विधायक जी मुख्य अतिथि थे, और मैं चूँकि सारी व्यवस्था कार्यकर्ताओं में मेरी एक्सेप्टेंस है, कार्यकर्ताओं के कहने से मैं भी वहाँ पे गया था। इस पे किसी का ये कहना कि मोनू सिंह वहाँ क्यों आए थे, तो मोनू सिंह तो हर उस जगह विधानसभा में जाएंगे जहाँ पे विधायक जी को आवश्यकता होगी मेरी। अपने पिता के लिए, अपने पिता के कार्यभार के लिए अगर बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा?
तो हम लोग उसी के दृष्टिगत वहाँ के गए थे। और ये आप बताइए, आप पता करिए, अभी ब्लॉक में पता करिए या कल पता कर लीजिए कि क्या 150 की संख्या लेके ये डेली बैठे रहते हैं वहाँ पे? वहाँ क्यों 150 की संख्या लेके बैठे हुए थे? और ज़बरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश, और वहाँ पहुँचते ही बावन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश था और उन्होंने भी उसका प्रतिरोध किया, और उसी में उन लोगों ने ईंटा पथराव कर दिया। पापा ने तो झगड़े को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा बचाया, और मुझे पकड़ के सब लोग ढकेल के अंदर लेके चले गए, नहीं मामला और बढ़ सकता था। तो खैर, मैं उस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना। जो जनता सब जानती है कि भवानी भीख शुक्ला जी क्या हैं, बैजनाथ दुबे जी क्या हैं। और बैजनाथ दुबे जी को उसी घटना से इन्होंने मुझे अभी एक अच्छी बात याद आ गई। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने उस घटना के तुरंत बाद एक वीडियो डाला जी। कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, खुली छूट है। अरे खुली छूट है, खुली छूट ऐसे दे रहे थे जैसे बाला साहब ठाकरे हैं। अभी इनके बोलने से अभी लाखों शिव सैनिक उतर पड़ेंगे सड़कों पे, सब पूरा यहाँ पे पूरा माहौल ही पलट के रख देंगे। बल्कि इनके खुली छूट देने की वजह से इनके कई सैनिक मेरे साथ आ गए उसी छूट के बहाने, क्योंकि जिनको भवानी भीख शुक्ला ने प्रताड़ित किया या मारा पीटा था, इसमें सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, अभी आज ये गोस्वामी समाज के बड़े हितैषी बने घूम रहे हैं, इनसे ज़रा एक सवाल आप करिएगा कि जो पर्चा भरवाने गए थे उस टाइम पे ये पंकज गोस्वामी का, वो क्या गोस्वामी नहीं थे? और उनके साथ क्या अर्जुन गोस्वामी, अर्जुन बाबा नहीं थे उस टाइम पे? भवानी भीख शुक्ला और उनके लड़कों ने दौड़ा दौड़ा के इनको दुबे जी को भी मारा, और ये तो वहाँ गाड़ी में बैठ कर निकल लिए, बेचारे फंस गए ये हमारे गोस्वामी समाज के, हमारे अर्जुन बाबा और ये पंकज गोस्वामी जी। इनकी जो बेइज्जती हुई, इनको मारा पीटा बुरी तरीके से, इनको बेइज्जत किया, तब इनकी कहाँ चली गई थी? और इन्होंने फिर 6 महीने बाद ही भवानी भीख से पैक्ट कर लिया 2022 के चुनाव में। इनको गोस्वामी समाज की इतनी पीड़ा थी तो भवानी भीख से दूरी बना के रखनी चाहिए ना, जिसने सरेआम मारा पीटा बेइज्जत किया, और उस समाज के लिए आज ये बड़ा उसके हितैषी बन रहे हैं। और भवानी भीख शुक्ला की बात कर रहे हैं, अभी कल एक वीडियो आपने देखा होगा, कल परसों का एक मामला है महापारा का, उसमें वो शुक्ला ही हैं और इनके शायद पटीदार ही हैं जी। भवानी भीख शुक्ला के, उनको भी प्रताड़ित करके रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर भवानी भीख शुक्ला ने किसी को प्रताड़ित किया होगा तो ब्राह्मण समाज को ही प्रताड़ित किया है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, या आप उस न्याय पंचायत में, 2 न्याय पंचायतों में जाके, गांव-गांव जाके खुद से सर्वे करवा लीजिए, खुद से इंटरव्यूज़ ले लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ ब्राह्मणों का सही मायने में उत्पीड़न कौन करता है। मुरुल, लेकिन एक बात जो फंसती है कि भवानी भीख शुक्ला और आप एक ही पार्टी में हैं, और पार्टी कई बार सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, लखनऊ में हैं, आपके जनपद में हैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में स्थितियां सुधरेंगी आपके और भवानी भीख जी के बीच में? मैं बताता हूँ, विधानसभा चुनाव आ रहा है, मैं पंचायती बताता चुनाव हूँ, आ मैं रहा है बताता हूँ। जी। स्थितियाँ सुधरने पे सुधर सकती हैं, लेकिन जब किसी का मन काला हो जाए तो कभी स्थितियाँ सुधर नहीं सकती हैं। दूसरी चीज़, वो कहते होंगे, वो मानते होंगे कि पार्टी में है, कुछ चुनिंदा लोग और मानते होंगे पार्टी में है। मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी में 2022 के चुनाव में भी नहीं थे, क्योंकि उनका कोई ऐसा कृत्य नहीं था। आप भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तो आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर मानिए कि एक ही सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बिगड़नी होती, और ईश्वर न करे भारतीय जनता पार्टी कटरा बाजार में 2, 4, 10, 50 वोट से कहीं लूज कर जाती, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनती? और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भवानी भीख शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ झांकने भी नहीं आते, हाल भी नहीं पूछने आते, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना जानते हैं, सत्ता की मलाई चाटना जानते हैं। जहां सत्ता वहां भवानी भीख शुक्ला। जो ये भवानी भीख जो कटरा वाला जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें उनकी तरफ से एक वर्जन था कि संघ की उन लोगों ने बैठक की हुई थी। उस वर्जन पे नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भवानी भीख शुक्ला समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, उनके बेटे संघ के पदाधिकारी हैं। आपकी पार्टी अगर इतनी खराबी है उनमें, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? ये पार्टी आलाकमान को हमने पूरी बात अपनी अवगत करा दी थी, हमको आश्वासन दिया गया था। पार्टी के हम एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और उसके नाते हम पार्टी के अगेंस्ट न कभी गए, न कभी जा सकते हैं, न पार्टी के खिलाफ कभी कुछ बोल सकते हैं। तो पार्टी ने हमको संयम रखने के लिए बोला, और वक्त आने पे, सही समय पे वो उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई ज़रूर होगी। तो मुझे अपनी पार्टी के आला कमान पे पूरा भरोसा है, अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है,
और उसके लिए मुझे कोई उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। समय आने पे उसका उचित निर्णय पार्टी ज़रूर लेगी। अब दो बातें आपने, एक पीछे बोला कि मैं पूरे हिंदू समाज की बात करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। दूसरा आपने बोला कि हल्दरमऊ ब्लॉक प्रमुख ही में मैंने दावेदारी इसलिए करी क्योंकि मैं मुसलमान ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने देना चाह रहा। बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता, और जब तक मेरे बाजुओं में दम है तब तक, जब तक मोनू सिंह हैं तब तक हल्दरमऊ ब्लॉक से कोई हिंदू ही ब्लॉक प्रमुख होगा, चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का अन्य कार्यकर्ता रहे। और ये मैं दावे से कहता हूं कि जब तक मेरे अंदर दमखम है तब तक मैं हल्दरमऊ ब्लॉक पे दोबारा मुसलमानों का वर्चस्व कायम नहीं होने दूंगा। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जी। आपके विकास में क्या मुसलमानों का रोल नहीं है? नहीं, मेरे साथ है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं मेरे साथ। जिसका साथ उसी का विकास, 100 की सीधी बात। आप तमाम सारी योजनाओं का लाभ ले लोगे, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, XYZ जितने भी सरकारी योजनाओं के लाभ जितना मुसलमान समुदाय को मिलता है, मुस्लिम समुदाय को मिलता है, उतना हिंदुओं को नहीं मिलता। बावजूद इसके जब वोट पड़ना होता है तो इनके हाथ कांपने लगते हैं कमल फूल का बटन दबाने पे। ये साइकिल या कांग्रेस पंजे का ही बटन दबा के चले आते हैं। तो ऐसे लोगों से, मतलब मोदी जी बड़े नेता हैं, वो इतने दयालु हैं कि वो सबका साथ, वो प्रधानमंत्री हैं, देश दुनिया में उनको एक मैसेज देना रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनका दायित्व है कि सबके लिए बोलना, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हमारी सीमा सिर्फ कटरा बाजार विधानसभा तक की है। तो उसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा, जिस समाज, जिस समुदाय का साथ मुझे रहता है मैं उसके लिए हूँ। और मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने पे मुझे गर्व है। मैं अपने समाज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के हमेशा लड़ा हूँ, लड़ूंगा, आगे भी ऐसे ही खड़ा रहूँगा। बट ये तो गड़बड़ बात हो गई ना कि जैसे आज आपकी सत्ता है तो आज आप ऐसे बोल रहे हैं, कल को समाजवादी पार्टी की सत्ता आ गई तो वो ये कहेंगे कि मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें जिताया है। तो ये तो कानूनी रूप से गलत हो गया, डेमोक्रेसी के हिसाब से गलत हो मैं गया। कानून बनाने बिगाड़ने वालों में से हूँ ही नहीं। जी। मैं तो कोई पार्टी का ना, मैं MLA MP हूँ, मैं खुद तो कुछ नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी अभिव्यक्ति आपको दे रहा हूँ कि मेरा जो है सीधा सा फंडा है कि मैं हिंदू समाज के लिए हूँ, हिंदू समाज मेरे लिए है। जो समाज मेरा है मैं उसके लिए जो हो पाएगा वो करूँगा। मुझे किसी अन्य धर्म से या समुदाय से कोई नफरत या मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन बात अगर हिंदू मुस्लिम की आएगी तो मैं आंख बंद करके सिर्फ हिंदू के बगल में ही खड़ा हूँगा। सही गलत का निर्णय बाद में लिया जाएगा। पंचायती चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आएंगे, तो क्या मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, बल्कि मैं तो मंच से, हम दावे से कहता हूँ, मैं मंच से कहता हूँ कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने हिंदू समाज का वोट चाहिए। और हिंदू समाज पर्याप्त है हमको चुनाव जिताने के लिए। और जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि हिंदू समाज का समर्थन मुझे नहीं प्राप्त है, उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपके जो विरोधी हैं समाजवादी पार्टी के आपकी विधानसभा में, वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं और जहाँ पर विकास और भ्रष्टाचार को आप छुपा लेते हैं। आरोप लगाया जाता है कि आपके ब्लॉक पर, आपकी विधानसभा पे भ्रष्टाचार बहुत है, हल्दरमऊ ब्लॉक पर काफ़ी भ्रष्टाचार है। इन आरोपों पर क्या जवाब है आपका? भ्रष्टाचार है तो बताएं, एक पॉइंट पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित करके दिखाएं। मैंने पहले भी चैलेंज किया हुआ है, आज तक कोई उस पर रिवर्ट नहीं आया किसी का। 1 रुपए का भ्रष्टाचार हल्दरमऊ ब्लॉक में, वो बताएं कि क्षेत्र पंचायत से 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार किया गया या हुआ। फिर मैंने पहले भी चैलेंज किया था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित करके दिखाएं, इस्तीफा तुरंत ले जाएं और जो सज़ा कड़ी से कड़ी हमको मिल सकती हो दें। लेकिन अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देखें और फिर खुद भी सज़ा के लिए तैयार रहें। ये जनता की अदालत में फैसला इसका पिछली 3 बार से लगातार होता आया है और 2027 के चुनाव में भी इसका फैसला जनता ही करेगी। सो मतलब कि किसी प्रकार की कमीशनबाजी, किसी प्रकार की रिश्वत आपके ब्लॉक पर नहीं ली जाती? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि दावे से कह रहा हूँ कि मैं बाकी ब्लॉकों की बात तो नहीं करता। मेरे हिसाब से तो किसी ब्लॉक पे ऐसा आज के टाइम पे नहीं संभव है, एक आध ब्लॉकों में है, उस पर भी मैं अभी आऊँगा। हल्दरमऊ के लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा काम अगर किसी ब्लॉक में होता हो तो कोई साबित करके दिखा दे।
और उसके बाद मैं अगर नहीं, बात मतलब कि शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं, आवास की जितनी योजना, पारदर्शिता से हल्दरमो ब्लॉक में मैं चीज़ों को लागू करवाता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही किसी अन्य ब्लॉक में ऐसा होता हो। बाकी ब्लॉकों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और अन्य ज़िलों में भी हो रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ 19-20 भी होता होगा तो हल्दरमऊ ब्लॉक में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी जैसे आप अगर और योजनाओं का लाभ बिना जाति धर्म भेदभाव के सबको मिल रहा है। हाँ, योजनाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो उसमें हम कोई अवरोध ना उत्पन्न करते हैं, ना हो ही पाता है। और लेकिन अभी आवास जैसे आए हुए जी। थे, मैंने पूरा प्रयास किया कि आवास में पहले कितनी कमीशनबाजी होती थी आपको भी मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, बार बार मैसेजेस जनता तक पहुंचाए, वीडियोस डाले, अपने अपने भाषणों में मैंने कैंप लगाए, मैंने बोला कि जहां किसी से कमीशन मांगा जा रहा हो वो डायरेक्टली हमसे या विधायक जी से संपर्क करें। मेरा दावा है कि 1 रुपया लिए बिना मैं सबको आवाज़ दिलाऊंगा। और जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, सैकड़ों की संख्या में, गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी से का एक चवन्नी का भी खर्चा भी हमने नहीं होने दिया, जिसके लिए 10-10, 20-20 हज़ार कमीशनबाजी हो जाया करती थी। अब आता हूँ अन्य ब्लॉकों पे। रुपईडीवी ब्लॉक में हमने मॉनिटरिंग की हुई थी, तो वहाँ पे भी कमोबेश काफ़ी हद तक स्थिति ठीक थी। कटरा ब्लॉक में चूँकि एक तथाकथित भाजपाई नेता हैं, जो भाजपा के हैं नहीं, अन्य सभी दलों से आए हुए आयतित हैं, तो अपना स्वरूप और अपना जो चाल चरित्र है वो इंसान बदल नहीं पाता है, तो उसी के तहत उनका प्रयास वहाँ जारी रहता था कि उसको करना है। उसको भी मैंने काफ़ी हद तक काउंटर करके, जिन लोगों ने डायरेक्टली हमसे संपर्क किया उनको हमने मनोबल दिया हुआ था, और वहाँ पे हमने उनको आवाज़ दिलाया और फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया। 1-4 आने का भी उनका कोई खर्चा या कमीशनबाजी नहीं होने दी। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है, और मैं हल्दरमऊ से ब्लॉक प्रमुख का काम ज़रूर देखता हूँ, लेकिन कटरा मेरी विधानसभा है, पिताजी विधायक हैं, तो तीनों ब्लॉक की जिम्मेदारी विधायक जी के साथ साथ मेरी है कि इन तीनों ब्लॉकों में सुचारू रूप से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को, लाभार्थियों को, पात्रों को मिले, और उसका पूरा प्रयास किया जाता है, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। बैजनाथ दुबे जी ने पिछले दिनों जो आरोप लगाए थे कि उन्होंने वो कमीशन खोरी का आरोप लगाया था कि 50,000 रुपये बावन सिंह जी वसूलते थे बालू खनन के। बालू खनन के कब? पंडित सिंह जी के टाइम पर। पंडित सिंह जी के टाइम पे बावन सिंह जी वसूलते थे। बोल कौन रहा है पहले तो ये देखिए। जो 2000 डेली खुद फिक्स किए हुए बैठे हुए थे, डेली का 2000 रुपये, मेरी जानकारी है, आप अपने सूत्रों से भी पता करवा लीजिएगा कि ये 2000 रुपये डेली इनके हिस्से के पहुंचते थे। और अगर किसके हिस्से के? बैजनाथ दुबे जी के 2000 रुपये डेली की कमीशन इनकी, जहाँ के खनन की बात हो रही है गोड़वा के पास। और हुजूरपुर रोड की क्या स्थिति थी, आप बराव से लेकर और दत्तनगर तक आके सबसे पूछ लीजिए कि उस रोड की क्या स्थिति थी, और खनन की वजह से ही वो रोड गड्ढे में तब्दील हो गई थी कि नहीं हो गई थी। वहाँ से डेली 2000 रुपये की कमीशन खुद लेते थे महाशय। और अगर एक दिन भी लेट हो जाता था तो इनका फ़ोन पहुंच जाता था कि भैया मेरा कल वाला 2000 नहीं आया है। ये बोलने को तरस रहे हैं। और ये कमीशन खोरी का किसके पास पहुंचता था, कौन करता था ये? वहाँ पे जो भी खनन कराता था, तो ये चूंकि सपा की सरकार थी उस टाइम पे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये हारे हुए ज़रूर थे, लेकिन अपने आप को ये कहते थे कि मैं हार भले ही गया हूँ, जनता ने मुझे नहीं स्वीकारा तो क्या हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे ही यहाँ का विधायक बना रखा है। बोले हैं कि कटरा में जो चाहो वो करो, जैसे मन में आए वैसे लूटो, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो ये महाशय बावन सिंह जी पे चार्ज लगा रहे हैं, वो भी 50,000 कमीशन का, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2-2 हज़ार रुपये डेली के खुद वसूलते थे। तो अपनी खामियों को, अपनी मक्कारियों को, अपनी चोरियों को छिपाने के लिए इंसान दूसरे पे आरोप लगाएगा ही। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपके इंटरव्यू में बोला है कि एक पुरान कहावत थी हमारे सबके यहाँ कि झुट्ठन के कहूँ गाँव नहीं बसत है, तो इनके दुबे जी के कहूँ गाँव सही में नहीं बसत है। ये बहुत पुरान झुट्ठा है। एक और उन्होंने आरोप लगाया था कि पंडित सिंह जी के भाई महेश सिंह ने आपके चुनाव में आपकी मदद करी थी। मेरी मदद की? समाजवादी पार्टी के वो ब्लॉक प्रमुख हैं, पहले भी थे। पंडित सिंह जी भी समाजवादी पार्टी के थे। जैसे इनके पास सही मायने में, मैंने आपसे बोला ना कि इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। जिस इंसान ने इनको इतने बड़े केस से बचाया, अंबेडकर नगर तक गए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती, अगर पंडित सिंह जी मंत्री नहीं होते तो आज बैजनाथ दुबे पता नहीं कहाँ पे होते।
लेकिन अब उनके परिवार पे भी आरोप लगाना है कि वो सपा में रह के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद कर रहे थे। तो अब ये तो बैजनाथ दुबे जी ही बताएं, और इसका जवाब आप महेश सिंह जी से लीजिएगा। क्या आपके पिताजी के द्वारा 10 लाख रुपए लिए गए थे? उन्होंने किस आरोप चीज़ के लगाया 10 था लाख? कि अरे वो तो ये भी बता रहे थे कि 2012 में हम चुनाव ही हार गए थे। तो अब इस पर मैं क्या बताऊं? जब किसी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है तो वो कुछ भी बोल सकता है। दुबे जी, आप काल फिर कुछ उल्टा सीध बोले हो, आपके लिए कोनो दिक्कत नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक ही हैं, और आपको क्या लगता है इस बार 27 का विधानसभा चुनाव आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? हम अपना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पार्टी का आशीर्वाद आदरणीय हाँ, आपका विधायक जी टिकट को कंफर्म मिलेगा। है? नहीं, कंफर्म ये मैं कैसे बता दूं, लेकिन पुराने ट्रेंड को आप देखिए, हमारी पार्टी के प्रति लॉयल्टी देखिए, जो संघर्ष हमने पार्टी के साथ किया है, तो उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फिर से आदरणीय बावन सिंह जी ही होंगे। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष में कोई भी रहे उससे कोई बहुत विशेष फ़र्क पड़ता नहीं। हमको तो किसी न किसी से लड़ना ही, जो भी सामने आएगा उससे हम लड़ेंगे। और हम नहीं लड़ेंगे, हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। और 2-3 नाम हैं। एक समाजवादी पार्टी से विनोद शुक्ला का नाम है, भवानी भीख शुक्ला भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के। बैजनाथ दुबे जी भी हैं। अच्छा, दुबे जी की छटपटाहट इसी बात की है कि 3 बार से चुनाव ये हारे बैठे हुए हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। और इनके कुछ क्रियाकलाप भी ऐसे रहे हैं कि इनकी मेरे पास जो जानकारी है, आप अपने सूत्रों से भी कंफर्म कर लीजिएगा, कि संभवतः 2027 में इनके टिकट कटने की भी नौबत है। उसी बात की छटपटाहट है कि ये अपने आला कमान को लगातार मैसेज देते रहना चाहता है कि नहीं भैया, बावन सिंह के सबसे बड़े विरोधी और सबसे बड़ा मोर्चाबंदी मैंने ही कर रखी है। ये तो अनावश्यक आरोप और अनर्गल आरोप लगाना, ज़बरदस्ती जिंदाबाद मुर्दाबाद, फालतू के गड़े हुए मुर्दे, फालतू की बातें करना, ऐसे ऐसे आरोप लगाना जिस पे हंसी के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो मैं क्या ही कहूँ, बाकी वो समाजवादी पार्टी के नेता जाने, मुझे उससे क्या मतलब है कि वो किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। जिसको भी देंगे हमको तो उससे चुनाव लड़ना है। और हमको क्या लड़ना है, हमारी जनता हमारे लिए चुनाव लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए चुनाव लड़ते हैं, और हमें अपनी जनता पे और अपने कार्यकर्ताओं पे पूर्ण भरोसा है। और हमेशा की तरह वो हमें दमदारी से चुनाव लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि भवानी भीख शुक्ला जी का संभावित सपा कैंडिडेट के रूप में नाम हाँ, है। मेरे पास ऐसी जानकारियां हैं, बाकी इसकी पुष्टि समय आने पे खुद ही होगी, मैं उसमें क्या ही बताऊं। चूंकि अभी कंफर्म नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी में है, हाँ, ब्लॉक क्योंकि प्रमुख हैं। अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव जी होने बाकी हैं ना, तो जी चूंकि उनको शासन सत्ता के बिना उनका जल बिन मछली वाला हाल हो जाता है। शासन सत्ता के बिना वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर पे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हैं, तो उनके मन में है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ब्लॉक प्रमुखी के प्रत्याशी बन जाएं कटरा बाजार से। और इसीलिए वो अभी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। कुछ चर्चाएं हैं कि वो विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा के संभावित उम्मीदवार होना चाहते हैं। विधानसभा अगर भारतीय जनता विधानसभा पार्टी का उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है। भाजपा से, अगर भाजपा से उनकी उम्मीदवारी होती है, तो क्या आपको उनको सहयोग किया जाएगा? मैं समझा नहीं। अगर किसी कारणवश भवानी भीख शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है। पहली बात तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भवानी भीख शुक्ला को कभी इस जीवन में प्रत्याशी नहीं बनाएगी, चूँकि वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनका मन भारतीय जनता पार्टी का कभी ना हुआ है ना होगा। तो ऐसे लोगों को पार्टी कभी टिकट देगी ही नहीं और ना विचार ही करेगी। इन्होंने प्रयास पिछली बार भी किया था, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके नाम पे विचार तक नहीं किया गया था। ये आपको भी शायद जानकारी है, और नहीं हो तो इसको कंफर्म कर लें आप। तो दूसरे तरीके से मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर बावन सिंह जी के अलावा किसी और को विधानसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, क्या आपको उस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास है आपका, आप लोग समर्थन करते हैं, वही कायम रहेगा? 100% रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी हमारे लिए माँ जैसी है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमेशा सहर्ष स्वीकार है। लेकिन चूंकि हमने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमारे पूर्वज ने, हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने, पार्टी के जब दुर्दिन थे, हमारी पार्टी बुरी विषम परिस्थितियों में थी, तब भी हमने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और झंडा बुलंद करके रखा। और 2012 में जब बलरामपुर और गोंडा ज़िले में
एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं जीत पाई थी। तब भी कटरा बाजार से आदरणीय बावन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जीत के दी थी, और वो भरोसा पार्टी में आज भी कायम है। पार्टी को हम पे पूरा भरोसा है, हमको पार्टी पे पूरा भरोसा है। वो तो इसलिए टिकट हमारे लिए कोई मतलब ऐसा विषय नहीं है, उसके लिए हम निश्चिंत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव। गोंडा पोस्ट से बातचीत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पे हमने बात करी। कटरा बाज़ार में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जातिवादिता की जो बातें हैं, तमाम मुद्दों पर हमने बात करी, और इसी तरह की चर्चा भविष्य में फिर से करेंगे। चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उस पर क्या रणनीति होगी उस पर भी भविष्य में चर्चा करेंगे। आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।